समुद्री तरंगों, यानी कि जो लहरें आती है समुद्र के अंदर, जो तरंगे उठती हैं, वो किस प्रकार की आकृतियां बनाती है। तो सबसे पहले हम इस चीज को यहां पर समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये समुद्री एरिया है और यहां पर ये लहरें जो हैं इस तरह से आगे बढ़ेगी, लहर इस तरह से ऐसे आगे बढ़ेगी, इस तरह से। और मान लीजिए यहां पर बीच में एक चट्टान है, यहां पर इस तरह से एक चट्टान है। अब हम इसको समझेंगे कि ये कैसे आगे बढ़ती है, कैसे इससे आकृतियां बनती है। तो सबसे पहली जो आकृति बनेगी वो, जैसे आकृतियां बनती है अपर्दन और निक्षेपण से। दो तरह की टर्म हमने पढ़ी थी, तो आपको यहां पर लिखना है अपर्दन यानी कि कटाव और निक्षेपण यानी कि जमा होना। अपर्दन और निक्षेपण के कारण क्या क्या बनता है, देखिए। सबसे पहला जो यहां पर दिया हुआ है, जो पहली आकृति बनेगी वो बनेगी समुद्री गुफा यानी कि सी केव। देखो कैसे बनती है, यहां पर मैं लिख सकता हूं समुद्री गुफा। अब समुद्री गुफा कैसे बनेगी कि लहरें जब लगातार इस चट्टान से टकराएगी, लहरें लगातार समुद्र की लहरें जो है वो चट्टानों से टकराएगी या चट्टान से टकराएगी, तो लंबे समय के बाद में एक दरार पड़ जाती है। समुद्र की लहरें जब लंबे समय तक चट्टान से टकराती है तो दरारें पड़ती हैं, बिल्कुल क्रैक हो जाते हैं, दरारें पड़ती हैं। समय के साथ यह एक गुफा बन जाती है, जिसको गुफा जैसी आकृति भी कहते हैं। देखो कैसे सी केव बनती है, ध्यान से समझना इसको। मान लीजिए ये लहरें हैं, लहरें बार बार यहाँ पे टकराएगी तो धीरे धीरे यहाँ से कटा होगा और इस प्रकार से ये वाली संरचना बन जाएगी। अब आपको ये समुद्री गुफा नजर आ रही होगी, इसलिए हम इसको यहाँ लिख सकते हैं। जो पहली आकृति बनी है वो बनी है समुद्री गुफा। देखिए यहाँ पे पानी जा रहा है, लहरें टकरा रही है, या गुफा नुमा संरचना बन गई। अब आगे वाली आकृति बनेगी, जब गुफा में पानी बार बार टकराता है, वो पानी उधर से क्रॉस हो जाता है, यानी इधर से पानी घुसा, उधर से पानी बाहर निकल गया, तो एक ऐसी आकृति बन जाएगी। मान लीजिए ये इस तरह से है, ये गुफा है, पानी इधर से गया और उधर से पास हो जाएगा, यानी कि केवल छत रहेगी। इस प्रकार से जो दूसरी आकृति बनेगी उसको हम कहेंगे तटीय मेहराब। तटीय मेहराब, समुद्री गुफा का लगातार क्षय यानी टूटना, अपक्षय भी कह सकते हैं। क्षय होने पर केवल छत बचेगी, केवल छत बचेगी, जिसे आपने तटीय मेहराब कहा और ये तटीय मेहराब कैसे बनता है वो हमने आपको समझाने की कोशिश की। देखिए इस तरह से ये समुद्री गुफा है, ये इस तरह से है, ये इस तरह से पानी यहां से घुसेगा और इधर से बाहर निकलेगा, यानी सिर्फ ये चीज बचेगी। इसको हमने कहा है मेहराब, और मेहराब कैसा है, तटीय मेहराब। यानी पहली समुद्री गुफा बनी, गुफा से पानी क्रॉस होता रहा, उधर से निकल गया, ये बना तटीय मेहराब। तीसरी स्थिति में क्या होगा, ये पानी इस छत को भी उड़ा देगा और ये प्रकार की स्थिति बनेगी जिसको आप कहेंगे स्टेक, यानी छत भी उड़ जाएगी। आइए तीसरी कंडीशन को देखते हैं। तटीय मेहराब की छत को टूटने पर बनी आकृति स्टेक कहलाएगी। यानी कि तटीय मेहराब का भी पानी द्वारा लगातार अपर्दन होगा उस चट्टान का, धीरे धीरे वो भी टूटती जाएगी। और यहाँ पर आपकी तीसरी आकृति सामने आ रही है, ये है स्टेक। इसके अंदर सिर्फ ये चट्टाने हैं, ऊपर की दीवार नहीं है। समुद्री गुफा थी, समुद्री गुफा से तटीय मेहराब बना, तटीय मेहराब से स्टेक बना। तो यहाँ पर तीन आकृतियां हम पढ़ चुके हैं, स्टेक। और स्टेक के बाद में हम चौथी आकृति जो महत्वपूर्ण है कि जब समुद्री तरंग के किनारे पर लगातार अपना अवसाद यानी कि कचरा या उसके साथ मिट्टी गाद जो भी है
वो जमा करती है तो बीच बनते हैं, जिसके ऊपर आप लोग जब घूमने जाते हैं तो जादुई नरम नरम जो मुलायम रेत है वो आपके नंगे पैरों को स्पर्श करती है, आनंद देती। तो चौथा जो यहां पर देखिए, चौथी जो आकृति बनी, इससे मैं यहां लिख लेता हूं, चौथी आकृति जिसको आपने कहा है समुद्री पुलिन यानी कि बीच। ये चौथी आकृति है समुद्री पुलिन। क्या होगा? समुद्री तरंगे किनारों पर, समुद्री तरंगे किनारों पर मिट्टी तथा अवसाद जमा करती है, अवसाद जमा यानी कि डिपॉजिट आकर के रख देते, निक्षेपण कह सकते हैं, इस तरह से निक्षेपित करती हैं। समुद्री तरंगे किनारों पर मिट्टी तथा अवसाद जमा करती है, जिससे समुद्री पुलिन यानी कि बीच बनता है जहां पे लोग घूमने जाते हैं, जिससे समुद्री पुलिन का निर्माण होता है। तो चार प्रकार की आकृति बनाई है आपकी समुद्र की तरंग ने। पहली है समुद्री गुफा, दूसरी तटीय मेहराब, तीसरी स्टेक और चौथा है समुद्री पुलिन। चार प्रकार की देखिए, वापस मैं बता दूं आपको। समुद्री गुफा, लहरें टकराई लगातार, गुफा से और टकराई तो तटीय मेहराब बने, तटीय मेहराब से और टकराई तो छत भी उड़ गई तो सिर्फ स्टेक बने, चौथा जो अवसाद किनारों पे जमा किया तो समुद्री पुलिन बना। ये इस तरह से, ये किनारे पर बार बार लहरें आती हैं, अपने साथ का यहाँ सामान छोड़ दी जाती है, वापिस आती है। इस तरह से चार आकृतियां बनाई हैं आपके समुद्री तरंग ने। अब हम अगला जो टॉपिक है वो पढ़ते हैं हिम नद यानी कि ग्लेशियर। हिम नद के क्या काम है? हिम नद के कार्य, वर्क ऑफ ग्लेशियर, वर्क ऑफ ग्लेशियर। देखिए हिमनद यानी कि बर्फ की नदी, जिसको हिमानी भी कहते हैं, हिमनद या हिमानी, जिसको आप बर्फ की नदी भी कहते हैं, ये क्या करती है? ये देखिए अपने साथ में गोलाश्मी मिट्टी यानी कि गोल गोल पत्थर आपने देखे होंगे कभी नदी के अंदर जाना। ये जो जैसे ही नदियां पहाड़ों से उतरती है और वो जो मैदानी भाग हैं वहां पर अगर आप देखेंगे तो गोल गोल पत्थर आपको ज्यादा मिलेंगे। तो जो गोलाश्मी मिट्टी है और पत्थरों का अपर्दन होता है, तो हम पहले यहां से अपना शुरू करते हैं कि हिमनद द्वारा, यानी कि जो हिमानी है, हिम की नदी है, बर्फ की नदी है, हिमनद द्वारा गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों का अपर्दन यानी कि कटाव होता है। कटाव होना स्वाभाविक है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, बर्फ की नदियां धीरे धीरे खिसकती हैं, आम नदियों की तरह जोर से नहीं भागती, धीरे 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 जो बर्फ है वो आगे खिसकेगा। अब जब इसका अपर्दन होगा, पत्थरों का अपर्दन होगा, इसके कारण गर्त यानी कि गड्ढे बन जाते हैं, इसके कारण गर्त बन जाते हैं, गर्त यानी कि गड्ढे, इसके कारण गर्त बनते हैं। जब गर्त बनेंगे तो उसके अंदर पानी भी होगा, तो पानी गड्ढों में जब पानी भर जाता है बर्फ पिघलने के कारण, तो वो झीलें भर जाती हैं। तो अगला जो आकृति बनेगी वो झीलें बनेगी कि बर्फ पिघलने के कारण, यानी जब आइस मेल्टिंग होता है, आइस पिघल जाता है, बर्फ पिघल जाता है, बर्फ पिघलने के कारण ये जो गड्ढे बने थे उनके अंदर जल भर जाता है, जल बढ़ जाता है, जिससे झीलें बनती हैं। ये देखिए, ये झीलों का निर्माण हो गया। पत्थरों का अपर्दन हुआ, गोलाश्मी मिट्टी, पत्थरों का अपर्दन हुआ, झीलें बनी, झीलों में पानी भरा, गर्त बने, गर्त में पानी भर के झील बन गई। अब आगे चलते हैं। अब देखिए हिमनद, हिमोल्ड, सबसे इंपॉर्टेंट जो इस हिमनद के कार्य में जो क्वेश्चन बनता है वो हिमनद, हिमोल्ड क्या है? हिमनद द्वारा लाए गए, इस पैराग्राफ को आप ध्यान से देखना, हिमनद द्वारा लाए गए, हिमनद द्वारा लाए गए जितने भी अपर्दित पदार्थ हैं, है ना, जिसमें छोटी बड़ी चट्टानें हैं, रेत हैं, अवसाद हैं, हिमनद द्वारा लाए गए सभी पदार्थ जिसमें
रेत, चट्टाने, कई तरह के पत्थर हो सकते हैं, अवसाद, अवसाद में अंदर सब आ गए, तलछट जितने मतलब उसके अंदर मिट्टी भी आ गई, कीचड़ भी आ गया, जो भी आप समझते हैं। तो हिमनद द्वारा लाए गए छोटी बड़ी चट्टाने, रेत, अवसाद आदि को जब निक्षेपित किया जाता है तो ये निक्षेप हिमनद हिमोड कहलाते हैं। सभी पदार्थ जब निक्षेपित यानी एक जगह इकट्ठे कर दिए जाते हैं, निक्षेपित किए जाते हैं, तो ये निक्षेप हिमनद हिमोड का निर्माण करते हैं। प्रश्न आता है हिमनद हिमोड क्या है, कैसे बनता है? हिमनद हिमोड का निर्माण करते हैं या हिमनद हिमोड कहलाते हैं, एक ही बात है। तो इसमें से यही प्रश्न बनता है कि हिमनद हिमोड क्या है। भाई हिमनद जब हिम की नदियां यानी कि ग्लेशियर जो है अपने साथ में बहुत सारी रेत, चट्टाने, पत्थर और अवसाद लाकर के एक जगह जमा कर देते हैं, तो ये जो संरचना बनती है उसको हम हिमनद हिमोड कहेंगे। तो ये है आपका हिमनद का कार्य। बहुत छोटा सा टॉपिक था ये। हमने समुद्री तरंग के कार्य पढ़े, हिमनद के काम पढ़े। यहाँ पर 4 प्रकार की संरचना है, लेकिन यहाँ पर एक मुख्य संरचना है हिमनद हिमोड। तो ये छोटा सा टॉपिक था। आगे हम पढ़ेंगे पवन के कार्य, यानी कि जब हवाएं चलती है तेज, हवा जब तेज चलती है तो क्या क्या आकृतियां बनती है। पवन के काम के बाद में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आप यहाँ पर ये जो बातें बताई गई है उनको नोट करें, नोटबुक में लिखें, ताकि जिससे आपको क्वेश्चन आंसर करने में कोई दिक्कत नहीं हो।